पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, उनकी साइट क्या है। Alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between the blood and tissues. यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या कह रही है कि जो alveoli हैं, एग्जाम्पल ये alveoli है, दिस alveoli इज द प्राइमरी साइट यानी कि मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज की। क्यों बोली गई है ये लाइन? ये alveoli हैं और यहाँ पे है ब्लड वेसल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पर ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी alveoli से ब्लड में। और वहीं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी ब्लड से और alveoli में। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मेन साइट है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज alveoli। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर, alveoli के साथ तो हो ही रहा है, साइड बाय साइड गैसियस एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में भी होता है। ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में का मतलब क्या है कि जब alveoli से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है तो वो ऑक्सीजन ब्लड की सहायता से टिश्यूज को दिया जाता है और वहां से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को alveoli को देता है। यानी कि पूरा का पूरा जो एक्सचेंज है वो दो जगह पे होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज होता है चाहे वो alveoli लेवल पे हो या टिश्यू लेवल पे हो, वो किस बेसिस पे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और सिंपल डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव प्रोसेस है। इट इज अ काइंड ऑफ पैसिव प्रोसेस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। The simple diffusion mainly based on the pressure और concentration gradient, very important। किस पे निर्भर करता है? प्रेशर, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर से, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में अंतर होना। जब भी कॉन्सेंट्रेशन में अंतर होगा तो यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है तो गैसेस का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी कि किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला डिपेंड करता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा निर्भर करता है सॉल्युबिलिटी पे, यानी कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है और जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है गैसेस का एक्सचेंज। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ये भी किसको इफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। प्रेशर, अब सबसे पहले बात आ गई प्रेशर की, जिसको हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर या ग्रेडियंट भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर और ग्रेडियंट हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर में डिफरेंस है। प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partial pressure and represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Very important. That is partial pressure. What is partial pressure? The partial pressure is the pressure exerted or contributed by a single gas in a mixture of gas. यानी कि अगर एक चेंबर है और इस चेंबर में बहुत सारी गैसेस हैं, इस चेंबर में बहुत सारी गैस है, मान लीजिए ए, बी, सी,
क्लियर, यहाँ पे 3 गैसेस है। अब यहाँ पे मान लीजिए ए गैस अपना जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सी जो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो यानी कि वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, यानी कि इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर दे रही है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसी को ही हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे किसके रेफरेंस में ये बात की जा रही है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में ये बात की जा रही है। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें ऑक्सीजन अपना इंडिविजुअल कितना प्रेशर दे रहा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना दे रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। So the partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in the table 17.1 and in figure 17.3, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue similarly। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहली बात है कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर, दूसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, और तीसरा है सॉल्युबिलिटी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है अलग अलग है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159 mm of Hg, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mm of Hg एंड नाइट्रोजन इज 569 mm of Hg। यानी कि ये इन तीनों के पार्शियल प्रेशर, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एंड नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और ये एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे इंडिविजुअल गैस अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रही है, यानी कि कंट्रीब्यूट कर रही है। सो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय CO2 इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये एटमॉस्फेयर में है। अब यहाँ पे एक और बात की जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यानी कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो ज़्यादा है बट सॉल्युबिलिटी कम है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है बट सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहला आ गया पार्शियल प्रेशर, दूसरा आ गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें जो पानी मौजूद है उसमें कौन सी गैस कितनी घुल जाएगी, कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल होगी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और तीसरी हम बात करेंगे आगे डिटेल में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। अब यहाँ पे जो टेबल है ये इंडिकेट करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू लेवल पे या डिफरेंट साइट्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 कितना होगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर 159 mm ऑफ Hg, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर तो इनहेल्ड एयर में एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mm ऑफ Hg। एल्वियोलाई तक आते आते 104, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है। वहीं अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। वहीं अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, 40 रहेगा। क्लियर? टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है क्योंकि टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और बदले में क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये वेरिएशन आ रहा है।
अब यहाँ पे जो ये फिगर आपको दिखाया गया है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं पार्शियल प्रेशर की वो किस तरीके से दी गई हैं और उनका कारण क्या है, वो सारे कारण हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वैल्यूज आप देख लें कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो था 159 mm ऑफ Hg, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 0.3 mm ऑफ Hg। तो ये जो दिखाया गया दैट इज एल्वियोलाई। यहाँ पे इस फिगर में जो आपको दिखाया गया दैट इज डबल सर्कुलेशन। जब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी बात आती है डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे हार्ट से दो बार दो तरीके का ब्लड पास होता है एक समय पे ही, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड बिना मिक्स हुए, और इसको ऑक्सीजनेट करने में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन मदद करते हैं? लंग्स मदद करते हैं। तो ये सारा का सारा जो फिगर है वो प्रीवियस क्लासेस से ही लिया गया है, बट इसी चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, कि किस जगह पार्शियल प्रेशर कितना है। सो हियर सबसे पहले लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ध्यान रखना हार्ट और लंग्स क्या मेंटेन करते हैं? हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर लंग्स ना हो तो हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, अगर हार्ट ब्लड ना दे लंग्स को तो लंग्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। यानी कि हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स जब तालमेल बना के काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। इसीलिए हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन भी पाया जाता है, और दूसरा कारण ये है कि हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली कंटिन्यूअसली मिलता रहे, इसलिए भी लंग्स की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ एल्वियोलाइज को। These are the lung alveoli, और एनसीईआरटी ने क्या लाइन मेंशन की है? एनसीईआरटी ने पहली लाइन मेंशन की है, इट इज द मेजर और मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये मान लीजिए लंग वाला पार्ट है, हम इनको एल्वियोलाई या लंग वाला पार्ट बोल सकते हैं। इनसे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं, ये इनसे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे ये तो हो गया लंग्स वाला पार्ट, हार्ट भी तो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन दिखाने के लिए हमें हार्ट को दो जगह रिप्रेजेंट करना पड़ता है। दो जगह क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ता है? क्योंकि एक जगह हम फ्लो दिखाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, दूसरी जगह हम फ्लो दिखाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और ये हैं हमारी बॉडी सेल्स या टिश्यूज। अब सबसे पहले लाइन हमने क्या पढ़ी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एटमॉस्फेयर में जो PO2 है दैट इज 159 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3। अब यहीं से पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, कौन कौन सी साइट पे हो रहा है। तो सबसे पहले एल्वियोलाइज यानी कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाने वाली हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। दिस ब्लड वेसल इज नोन एज पल्मोनरी वेन। जितनी भी वेन हमारी बॉडी में है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड, बट दिस वन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और लंग्स से हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेके आने वाली हार्ट के पास। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लार्जेस्ट आर्टरी को देता है, दैट इज एओर्टा। एओर्टा हार्ट से जुड़ी हुई रहती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, यानी कि हमारे सिर वाले हिस्से में भी और हमारे लोअर बॉडी पार्ट में भी। इंफीरियर और सुपीरियर दो पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे हर जगह एओर्टा ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज यूज कर लेते हैं, ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए, हार्ट के पास लेके जाने के लिए दोबारा से वेन होगी, क्योंकि हार्ट के पास जब ब्लड जाता है तो वेन ही लेके जाती है। तो यहाँ पे हार्ट के पास दोबारा से ब्लड आ रहा है, कौन लेके जाएगी? वेन। कौन सी वेन है? वेना कैवा। इट इज अ लार्जेस्ट वेन जो कि हमारे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को दे देती है। अब हार्ट क्या करेगा? खुद के पास तो रखेगा नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट क्या करेगा? दोबारा से इसको लंग्स को देगा। तो हार्ट से लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी कि ये पल्मोन से रिलेटेड है, पल्मोन्स यानी लंग्स से रिलेटेड है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस तरीके से एक साइड से दूसरी साइड में वेरी कर रहा है, वो बात समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक एक गैस को लेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg। हमने सांस लिया तो एयर कहाँ गई? लंग्स की एल्वियोलाई तक। ये लंग्स की एल्वियोलाई है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज एल्वियोलाई ऑफ लंग। लंग की एल्वियोलाई में जब एयर एंटर करेगी तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है या बनता है ऑक्सीजन का, दैट इज PO2। उसकी वैल्यू है 104 mm ऑफ Hg। सारी वैल्यूज mm ऑफ Hg में ही आएंगी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा ब्लड में, क्योंकि ये हमने बनाई है ब्लड वेसल। ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज करेगा? अपने लोअर पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में, क्योंकि क्या डेवलप होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन जब आएगा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर इसका फिर से कम होगा, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। और दोनों साइड पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 95 mm ऑफ Hg। यानी कि पल्मोनरी वेन में क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, हार्ट को दे रही है। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रहा है? एओर्टा को दे रहा है। तो यानी कि इस वाली में भी और इस वाली में भी, दोनों ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। कितना रहेगा? 95 mm ऑफ Hg। अब वहीं हम बात करते हैं ऑक्सीजन। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसने ले लिया? टिश्यू ने ले लिया, यूटिलाइज कर लिया। और ऑक्सीजन यूटिलाइज करके इन्होंने बदले में क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो जब ये बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि PCO2 कितना रहेगा? PCO2 यहाँ पे रहेगा 45 mm Hg और ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 95 से ये हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर टिश्यू की साइट में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? तो उस बात को मैं जब समझाऊंगी जब ये सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तब वो सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो पाएंगी। अब ये क्या हुआ कि
कि ये जो टिश्यू लेवल पे CO2 बाहर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर आया, यानी कि दूसरी साइड कौन सी है, टिश्यू साइड जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जा रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ Hg ही रहने वाला है। अब यहाँ पे एल्वियोलाई तक जाते जाते CO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाता है, 40 mm ऑफ Hg हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे कम होता है। क्यों कम होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब तक कम नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है, हीमोग्लोबिन करा रहा है। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड चिपका रहेगा तब तक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ नहीं सकता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई तक जाते जाते रिड्यूस या कि कम हो जाता है। अब यहाँ पे वही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे फ्लो कर रहा है, यानी कि लंग्स के साथ हार्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड तो जा ही रही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में, तो वो तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो जो वैल्यू यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड की, सेम वैल्यूज़ रहेंगी। तो यानी कि हर साइकिल में, पूरे सर्कुलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एक जगह को छोड़ के सब जगह 40 mm ऑफ Hg ही रहेगी। तो यहाँ पे PCO2 कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg। क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लड चाहे ऑक्सीजनेटेड हो बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। इस ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कितना है, 45। अब यहाँ पे जो आपको बात समझनी है वो ये समझनी है कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 ही है, फिर भी 75% ऑक्सीजन ब्लड में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चाहे 45 क्यों ना हो, बट अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है तो ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी? ब्लड में प्रेजेंट होगी 75% ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन जब क्लियर होगी जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है एक जगह को छोड़ के हर जगह 40 mm ऑफ Hg है, बट ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो वेरिएबल है। एटमॉस्फेयर में थी 159, एल्वियोलाई तक आते आते 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm ऑफ Hg। ये पूरा जो ग्राफ है वही रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ को। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ ही ध्यान रखनी है। जो वैल्यूज़ मैंने आपको अभी डायग्राम के हिसाब से समझाई, ये सारी वैल्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज a gradient is present on CO2 in the opposite direction from the tissue to blood and blood to alveoli। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टिश्यू टू ब्लड और ब्लड टू एल्वियोलाई, यानी कि जो CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, वो टिश्यू से ब्लड में हो रहा है, और ऑक्सीजन का कहाँ हो रहा था, एल्वियोलाई से ब्लड में। तो ये साइड्स ध्यान रखनी है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, बट पार्शियल प्रेशर कम है। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो सकती है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of oxygen। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, और कौन से वाले ट्रांसपोर्टेशन की, जो टिश्यू से कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। यानी कि टिश्यू में जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। फिर से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे आ गए हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब है एल्वियोलाई की बात हो रही है। नेमली द 3 स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट substances in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. ये important है, इनकी जो thickness है 1 मिलीमीटर से भी कम है. Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from the alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. अब यहाँ पे फिगर से समझे इस पूरी बात को. ये alveoli है. एल्वियोलाई सिंगल सेल्ड थिक है, यानी कि जो एल्वियोलाई है वो बहुत पतली है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने एल्वियोलाई डिस्कस किया था तो क्या की थी? थिन है, परमिएबल है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है. व्हाट इज वेस्कुलराइज्ड? ब्लड से घिरी हुई है. एक मान लीजिए एक बॉल है और आप उस पर बहुत सारे धागा बांध देते हो, उसको कलर कर देते हो 2, एक रेड और एक ब्लू, दैट इज एल्वियोलाई. उसी तरीके से इसका अपीयरेंस हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो धागे हैं दैट इज ब्लड कैपिलरीज. तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब एल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होता है और ब्लड में गैसेस जाती हैं, ब्लड से एल्वियोलाई में जाती हैं, तो बनती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. कैसे बनती है? ये जो एल्वियोलाइज है ये सिंगल सेल थिक है, और यहाँ पे जो एल्वियोलाइज हैं वो बनी है किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम से. ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी में ही, कि यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो किससे लाइंड है? कौन से टिश्यू से लाइंड है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है. ध्यान हमें क्या रखना है कि अगर टिश्यू एपिथेलियल है तो उसके साथ उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ही होगी. बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के वो दूसरे टिश्यू से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है किसकी? एल्वियोलाई की. एल्वियोलाइज आर लाइंड बाय ब्लड वेसल्स. ये जो लाइन दिखाई गई है पूरी, ये वाला जो पार्ट है दिस इज ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी आप बोल सकते हैं. ये भी कैसे बनती है? सिंगल सिंगल सेल से बनती है, यानी कि सिंगल सिंगल सेल्स के अरेंजमेंट से ब्लड कैपिलरीज बनती हैं. तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? एंडोथीलियम से. किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? एंडोथीलियम, क्योंकि ब्लड वेसल की लाइनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम. और आपको ये भी ध्यान रखना है एंडोथीलियम भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स होती हैं और ये ऐसे ऐसे अरेंज होकर ब्लड वेसल्स बनाती हैं, और ये है कैपिलरी. अब यहाँ पे क्या है? ये तो एक हो गई, ये दूसरी हो गई. दोनों के बीच में अपनी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जब भी गैसेस को क्रॉस करना पड़ेगा, पहले एल्वियोलाई से, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और फिर यहाँ पे तीसरा ब्लड कैपिलरी से, यानी कि 3 लेयर से गैसेस को पास होना पड़ेगा. कई बार 5 लेयर भी आ जाती हैं, वो भी ध्यान रखना है. वो कैसे आती हैं? सबसे पहले तो आएगी एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग से दे देते हैं. एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब यहां पे ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी के साथ उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. 4 तो ये हो गई. इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को अलग से काउंट करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस को अलग से काउंट करते हैं. बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने दोनों को एक साथ दे दिया है बेसमेंट सब्सटेंस करके. व्हाट इज बेसमेंट सब्सटेंस? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द टिश्यूज एंड द स्पेस बिटवीन देम, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस. So this is all about how the O2 and the CO2 is exchanged between the blood and the tissue, or between the alveoli and the blood.